सभी का स्वागत है एक और डीप डाइव में। तो आज की चर्चा का विषय ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया के एक ऐसे तंत्र पर केंद्रित है जो बाहर से देखने पर किसी जादू से कम नहीं लगता। बिल्कुल। ये एक ऐसा विषय है जो मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगता है। हाँ, और हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की कार्यप्रणाली की। मतलब आज का हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे ये तकनीक उबाऊ और बार बार लिखे जाने वाले उस बॉयलर प्लेट कोड को कम करती है। सही कहा। वो कोड जो किसी को भी लिखना पसंद नहीं है। एकदम सही। और बैकग्राउंड में बिल्कुल खामोशी से ये पूरे एप्लीकेशन का ढांचा तैयार कर देती है। ये आधुनिक बैकएंड डेवलपमेंट की नींव है। अगर हम स्प्रिंग बूट के आने से पहले का समय याद करें तो किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने का मतलब था कि पहले कुछ दिन सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन सेट करने में ही बिताए जाएं। अरे हाँ, वो XML फाइल्स की लंबी लंबी कतारें। बिल्कुल। XML फाइल्स, डेटाबेस कनेक्शन के लिए मैनुअल सेटिंग्स और हर एक कंपोनेंट को दूसरे से जोड़ने की वो माथापच्ची। मतलब आज जो काम कुछ सेकंड्स में हो जाता है, उसके लिए पहले बहुत लंबा समय लगता था। उस जटिलता से आज की इस सुविधा तक का सफर काफी दिलचस्प है। मैं इसे अक्सर एक रोजमर्रा के उदाहरण से जोड़कर देखती हूँ। जैसे मान लीजिए बाजार से एक नया स्मार्ट गैजेट खरीदा गया हो, कोई स्मार्ट स्पीकर। अच्छा उदाहरण है। तो अब उसे चालू करने के लिए किसी भारी भरकम मैनुअल को पढ़ने या तारों को जोड़ने की जरूरत नहीं होती। बस उसे प्लग इन किया, उसने खुद घर का नेटवर्क ढूंढा, इंटरनेट से कनेक्ट किया और वो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हाँ, स्प्रिंग बूट का ऑटो कॉन्फ़िगरेशन डेवलपर्स के लिए कुछ ऐसा ही प्लग एंड प्ले अनुभव लेकर आता है। स्मार्ट स्पीकर का ये उदाहरण एकदम सटीक है ना? बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि पर्दे के पीछे कोई जादूगर नहीं बैठा है। गैजेट्स हों या सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स, ऑटोमेटिक लगने वाली हर चीज के पीछे एक बेहद तार्किक, स्मार्ट और नियमों से बंधी हुई प्रणाली काम कर रही होती है। और यही प्रणाली आज हमें डिकोड करनी है। सही कहा। जब डेवलपर्स इस प्रणाली की गहराई को समझ लेते हैं ना, ये जान लेते हैं कि हुड के नीचे असल में इंजन कैसे काम कर रहा है, तो वे न सिर्फ समय बचाते हैं बल्कि एक बहुत ही मजबूत और त्रुटि रहित आर्किटेक्चर भी तैयार कर पाते हैं। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर बहुत ही सरल शब्दों में समझा जाए तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वो मैकेनिज्म है जो क्लास पाथ पर मौजूद डिपेंडेंसीज के आधार पर एक स्प्रिंग एप्लीकेशन को अपने आप कॉन्फ़िगर कर देता है। हाँ। क्लास पाथ को हम एप्लीकेशन के उस टूलबॉक्स की तरह मान सकते हैं जिसमें प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जरूरी सभी लाइब्रेरीज और कोड रखे होते हैं। एकदम सही। और स्प्रिंग बूट इसी टूलबॉक्स में झांककर ये तय करता है कि उसे क्या करना है। मतलब वो खुद ही चेक कर लेता है। हाँ। जैसे अगर क्लास पाथ पर HSQLDB नाम की लाइब्रेरी मौजूद है तो फ्रेमवर्क तुरंत ही निष्कर्ष निकाल लेता है कि सिस्टम को एक इन मेमोरी डेटाबेस की आवश्यकता है। अच्छा। बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के वो खुद ब खुद डेटाबेस के कनेक्शन तैयार कर देता है। यहाँ ये स्पष्ट करना भी जरूरी है कि इस प्रक्रिया में डेवलपर्स को डेटाबेस के लिए मैनुअल रूप से कोई बीन्स यानी वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो स्प्रिंग एप्लीकेशन के बुनियादी ब्लॉक होते हैं उन्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं। वो बस क्लास पाथ पर निर्भर करता है और अपना काम कर देता है। इसी वजह से डेवलपर्स को बुनियादी ढांचे के तारों को जोड़ने के बजाय सीधे मुख्य बिजनेस लॉजिक पर फोकस करने की आजादी मिलती है। ये तो बहुत बड़ी आजादी है। सारा ध्यान बस समस्या के समाधान पर लगाया जा सकता है। हाँ, जब कॉन्फ़िगरेशन की चिंता खत्म हो जाती है तो एप्लीकेशन की कार्यक्षमता बेहतर बनाने पर ही पूरा फोकस रहता है। ये तो हुई सुविधा की बात। लेकिन जो लोग सालों से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन्हें अक्सर ये जानने की उत्सुकता रहती है कि फ्रेमवर्क असल में कर क्या रहा है। उनका जानना लाजमी भी है। तो अब इसके आंतरिक तंत्र की ओर बढ़ते हैं। मैं सोच रही थी कि इस पूरी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्रक्रिया का ट्रिगर पॉइंट क्या है। मतलब ये सब शुरू कहाँ से होता है? इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत एक बहुत ही खास एनोटेशन से होती है, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, जब कोई डेवलपर अपने मेन एप्लीकेशन क्लास पर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन लिखता है तो उसके भीतर ही ये इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन छिपा होता है। अच्छा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ मौजूद होता है। बिल्कुल। ये एनोटेशन स्प्रिंग बूट के लिए एक निर्देश की तरह है जो कहता है कि क्लास पाथ को स्कैन करो और जो भी जरूरी क्लासेस मिलें उनके आधार पर बीन्स का निर्माण शुरू कर दो। तो ये एनोटेशन एक तरह से मास्टर स्विच का काम कर रहा है। एकदम सही कहा आपने। ये एक मास्टर स्विच ही है। लेकिन फ्रेमवर्क को ये कैसे पता चलता है कि उसे कौन से कॉन्फ़िगरेशन लागू करने हैं? सिर्फ क्लास पाथ को देख लेना तो काफी नहीं होगा। उसके पास निर्देशों की कोई सूची या नक्शा भी तो होना चाहिए। यहीं पर मेटाइन्फ डायरेक्टरी के अंदर मौजूद spring.factories फाइल की भूमिका सामने आती है। spring.factories। हाँ,
ये फाइल स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फिग नाम की एक जार फाइल के अंदर मौजूद होती है। इस फाइल को स्प्रिंग बूट के ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मास्टर मैप कहा जा सकता है। मतलब सारा खजाना इसी में छिपा है। बिल्कुल, इसके अंदर की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है। यानी एक चाबी और उससे जुड़े हुए कई सारे ताले। कुछ ऐसा ही रूपक मान सकते हैं। इस फाइल में इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन नाम की की को दर्जनों अलग-अलग ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस की एक लंबी सूची के साथ मैप किया जाता है। उदाहरण के लिए उस सूची में डेटाबेस, वेब सिक्योरिटी, क्लाउड स्टोरेज से जुड़ी कई कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस के नाम दर्ज होते हैं। तो जब स्प्रिंग बूट शुरू होता है, वो सबसे पहले इस spring.factories फाइल को खोलता है, उसे पढ़ता है और उन सभी सूचीबद्ध कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस को एक-एक करके लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। हाँ, प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। ये तो किसी ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह लगता है, जो एक शीट पढ़ रहा है और हर म्यूजिशियन को बता रहा है कि उसे कब और कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाना है। ऑर्केस्ट्रा वाला ये रूपक इसे समझने के लिए काफी अच्छा है, लेकिन इस ऑर्केस्ट्रा में एक पेच है। कैसा पेच? अगर कंडक्टर अंधाधुंध हर म्यूजिशियन को एक साथ बजाने का निर्देश दे दे, तो संगीत की जगह शोर पैदा हो जाएगा। हाँ, वो तो है, सब गड़बड़ हो जाएगा। स्प्रिंग बूट के साथ भी यही समस्या हो सकती है। अगर वो spring.factories में लिखी हर चीज को बिना सोचे समझे लोड कर दे, तो सिस्टम क्रैश हो सकता है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक चिंता है। अगर क्लास पाथ में एक से अधिक डेटाबेस के टूल या कई अलग-अलग वेब सर्वर्स की लाइब्रेरीज रखी हैं, तो फ्रेमवर्क इस टकराव को कैसे संभालता है? कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। इस टकराव को रोकने के लिए स्प्रिंग बूट कंडीशनल एनोटेशंस का उपयोग करता है। कंडीशनल एनोटेशंस। हाँ, ये फ्रेमवर्क की बुद्धिमानी का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये सिस्टम ऐसा व्यवहार नहीं करता कि जो सूची में दिखा उसे मेमोरी में डाल दो। तो फिर ये चुनाव कैसे करता है? हर एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास के ऊपर कुछ शर्तें या कंडीशंस लगी होती हैं। जब तक वे शर्तें पूरी नहीं होती, तब तक वो कॉन्फ़िगरेशन सक्रिय नहीं होता। अच्छा, तो ये कंडीशनल एनोटेशंस किसी स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते हैं, जो आईडी चेक किए बिना किसी को अंदर नहीं जाने देते। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुख्य रूप से 3 कंडीशनल एनोटेशंस का जिक्र बार-बार आता है। सबसे बुनियादी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एनोटेशन है कंडीशनल ऑन क्लास। कंडीशनल ऑन क्लास, इसके नाम से ही थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। हाँ, इसका काम ये सुनिश्चित करना है कि कोई विशेष ऑटो कॉन्फ़िगरेशन केवल तभी लागू हो जब कोई विशेष क्लास पाथ पर वास्तव में मौजूद हो। अगर वो क्लास मिसिंग है, तो स्प्रिंग बूट उस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। इसे अगर एक आसान उदाहरण से स्पष्ट करें, मान लीजिए किसी रेसिपी में लिखा है कि टमाटर का सूप बनाना है। तो बनाने से पहले किचन में ये चेक किया जाएगा कि टमाटर मौजूद हैं या नहीं। सही बात है, बिना टमाटर के सूप कैसे बनेगा? हाँ, अगर टमाटर हैं तभी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। कंडीशनल ऑन क्लास भी यही सुनिश्चित करता है कि सिस्टम ऐसी किसी चीज को चलाने की कोशिश ना करें जिसका बुनियादी कोड या लाइब्रेरी ही क्लास पाथ से गायब है। टमाटर वाले उदाहरण से बात बिल्कुल साफ हो गई। ये बहुत ही प्रभावी तरीका है मेमोरी और रिसोर्सेज बचाने का। इसके बाद जो दूसरा एनोटेशन आता है, कंडीशनल ऑन मिसिंग बीन, ये शायद इस पूरे इकोसिस्टम का सबसे शानदार फीचर है। कंडीशनल ऑन मिसिंग बीन, यह एनोटेशन इसलिए दिलचस्प लगता है क्योंकि ये चेक करता है कि क्या कोई बीन पहले से सिस्टम में मौजूद नहीं है। बिल्कुल, इसका मुख्य उद्देश्य डेवलपर्स के कस्टम कोड का सम्मान करना है। वो कैसे? स्प्रिंग बूट से पहले के समय में डेवलपर्स अक्सर इस बात से परेशान रहते थे कि फ्रेमवर्क उनके द्वारा लिखे गए कस्टम कॉन्फ़िगरेशन को ओवरराइड कर देता था। हाँ, ये तो बहुत निराशाजनक होता होगा, आपकी सारी मेहनत बेकार। वही तो। मान लीजिए किसी डेवलपर ने अपने एप्लीकेशन के लिए एक बहुत ही जटिल और कस्टमाइज्ड डेटाबेस कनेक्शन लिखा है। जब स्प्रिंग बूट अपना ऑटो कॉन्फ़िगरेशन चलाने आता है, तो वो सबसे पहले कंडीशनल ऑन मिसिंग बीन के जरिए चेक करता है। और अगर उसे वहां पहले से डेवलपर का बीन मिल जाए तो स्प्रिंग बूट चुपचाप पीछे हट जाता है और अपना डिफ़ॉल्ट डेटाबेस लोड नहीं करता। ये तो फ्रेमवर्क की ओर से बहुत ही समझदारी भरा कदम है। इससे ये डर खत्म हो जाता है कि कोई ऑटोमेटिक प्रक्रिया मैन्युअली लिखे गए मेहनत वाले कोड को बिगाड़ देगी। हाँ, लेकिन ये तभी संभव है जब फ्रेमवर्क को ये पता हो कि पहले डेवलपर का कोड लोड करना है और फिर अपना ऑटो कॉन्फ़िगरेशन चलाना है। अच्छा, मतलब सीक्वेंस भी बहुत मायने रखता है। बहुत ज़्यादा। इसी वजह से ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के निष्पादन का क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्प्रिंग बूट हमेशा पहले यूजर डिफाइंड बीन्स को रजिस्टर करता है और उसके बाद ही ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस का मूल्यांकन करता है। ये तो बहुत ही तार्किक फ्लो है। और इसके अलावा ऑटो कॉन्फ़िगर बिफोर और ऑटो कॉन्फ़िगर आफ्टर
जैसे एनोटेशंस का उपयोग करके ये भी तय किया जा सकता है कि कौन सा ऑटो कॉन्फ़िगरेशन किसके पहले या बाद में चलेगा। ये पूरी एक सिम्फनी है जो बहुत ही सधे हुए तरीके से काम करती है। और मैंने पढ़ा था कि इसी सिम्फनी में एक तीसरा एनोटेशन भी शामिल है, कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टी। हाँ, कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टी, ये एनोटेशन किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को तब तक रोक कर रखता है जब तक कि एप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज फाइल में कोई विशिष्ट सेटिंग मौजूद ना हो। मतलब कोई फ्लैग या स्विच की तरह। बिल्कुल। मान लीजिए कि एप्लीकेशन में एक ईमेल सर्विस है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो केवल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ही सक्रिय हो। टेस्टिंग में नहीं। हाँ, तो कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टी के जरिए ये तय किया जा सकता है कि अगर फाइल में मेल इनेबल्ड ट्रू लिखा है, केवल तभी ईमेल से जुड़ी बीन्स मेमोरी में लोड होंगी। इन सभी एनोटेशंस को समझने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कोई ब्लैक बॉक्स नहीं है जो अंधेरे में तीर चला रहा है। बिल्कुल नहीं, यह एक बहुत ही सुरक्षित और नियंत्रित प्रक्रिया है। अब इस पूरी थ्योरी को एक वास्तविक दुनिया के उदाहरण से जोड़कर देखते हैं। वेब डेवलपमेंट में स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी सबसे आम है। जब इसे प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है तो असल में बैकग्राउंड में क्या होता है? वेब स्टार्टर एक बेहतरीन केस स्टडी है। जब इसे क्लास पाथ में जोड़ा जाता है तो यह अपने साथ वेब डेवलपमेंट से जुड़ी कई लाइब्रेरीज लेकर आता है, जैसे कि टॉमकैट सर्वर और स्प्रिंग MVC। पैचर सर्वलेट और व्यू रिजॉल्वर का जिक्र आया है, जो स्प्रिंग के फ्रंट कंट्रोलर पैटर्न के मुख्य हिस्से हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग वेब रिक्वेस्ट्स के फ्लो से परिचित हैं, वो जानते हैं कि डिस्पैचर सर्वलेट वह दरवाजा है जहां से हर इनकमिंग वेब रिक्वेस्ट एप्लीकेशन में प्रवेश करती है, और व्यू रिजॉल्वर उस रिक्वेस्ट के जवाब में सही वेब पेज या व्यू को रेंडर करने का काम करता है। बिल्कुल सही बताया आपने। पुराने समय में इन्हें XML में मैनुअल रूप से रजिस्टर करना पड़ता था, जो कि बहुत थकाऊ काम था। और अब ये सब खुद हो जाता है। हाँ, स्प्रिंग बूट में ये सब वेब MVC ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लास के जरिए अपने आप हो जाता है। अगर कोई इस क्लास के सोर्स कोड को खोलकर देखे तो उससे बिल्कुल ऊपर कंडीशनल ऑन क्लास लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें डिस्पैचर सर्वलेट डॉट क्लास दी गई होती है। तो ये क्लास पाथ में मौजूद होगी और कॉन्फ़िगरेशन ट्रिगर हो जाएगा। हाँ, और इसके विपरीत अगर कोई सिर्फ एक सिंपल कंसोल एप्लीकेशन बना रहा है और उसने वेब स्टार्टर नहीं डाला है, तो सिस्टम बिना वजह डिस्पैचर सर्वलेट को ढूंढने या वेब सर्वर को स्टार्ट करने में अपनी मेमोरी बर्बाद नहीं करेगा। ये एकदम टू द पॉइंट और ऑन डिमांड काम करता है, मतलब जितनी जरूरत है बस उतना ही। यही स्प्रिंग बूट की असली ताकत है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है जहां किसी सीनियर इंजीनियर या आर्किटेक्ट को फ्रेमवर्क की ऑटोमेटिक मदद बिल्कुल नहीं चाहिए। कई बार बड़े और जटिल एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स में हर एक कंपोनेंट पर बहुत ही सूक्ष्म नियंत्रण की आवश्यकता होती है। हाँ, ऐसा अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स में होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या इस पूरी प्रक्रिया को रोका जा सकता है? क्या हम ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को कह सकते हैं कि रुक जाओ? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। कोई भी अच्छा फ्रेमवर्क डेवलपर्स को बांध कर नहीं रखता। स्प्रिंग बूट में सिस्टम को कस्टमाइज करने या ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को बायपास करने के स्पष्ट तरीके मौजूद हैं। सबसे पहला और सीधा तरीका है बाहर निकालना या एक्सक्लूड करना। यानी फ्रेमवर्क को साफ शब्दों में मना कर देना। बिल्कुल। मान लीजिए कि किसी प्रोजेक्ट में स्प्रिंग बूट अपने आप एक डेटाबेस कनेक्शन पूल बना रहा है, लेकिन आर्किटेक्चर की मांग है कि किसी थर्ड पार्टी या कस्टम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाए। तो उस स्थिति में डेवलपर क्या करेगा? ऐसे में मेन क्लास पर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन के अंदर ही एक्सक्लूड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे एक्सक्लूड इक्वल्स टू डेटा सोर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन डॉट क्लास। बस एक लाइन का कोड? हाँ, ये एक लाइन का कोड स्प्रिंग बूट को ये स्पष्ट निर्देश दे देता है कि डेटाबेस के मामले में कोई भी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन नहीं चलाना है। सिस्टम इस निर्देश का पालन करता है और उस विशिष्ट कॉन्फ़िगरेशन को पूरी तरह से छोड़ देता है। ये तो हुई रोकने की बात, लेकिन क्या फ्रेमवर्क की इस ताकत का इस्तेमाल करके कोई खुद के नियम भी बना सकता है? क्या हम अपनी खुद की ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस बना सकते हैं? ये स्प्रिंग बूट इकोसिस्टम का सबसे शक्तिशाली पहलू है। डेवलपर्स सिर्फ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को रोक ही नहीं सकते, बल्कि वो अपनी खुद की ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस भी बना सकते हैं। ये कैसे काम करता है? मान लीजिए किसी कंपनी ने अपनी एक इंटरनल सिक्योरिटी लाइब्रेरी बनाई है, जिसे वे अपने दर्जनों माइक्रो सर्विसेज में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो वे उस लाइब्रेरी के लिए एक कस्टम ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लास लिख सकते हैं? बिल्कुल, वे उस क्लास को लिखेंगे, उसमें कंडीशनल ऑन क्लास या कंडीशनल ऑन मिसिंग बीन जैसी शर्तें लगाएंगे और फिर उस क्लास का पाथ अपने प्रोजेक्ट के spring.factories फाइल में दर्ज कर देंगे। और फिर वो सबके लिए उपलब्ध हो जाएगी? हाँ,
इसके बाद कंपनी का कोई भी डेवलपर जब उस लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट में शामिल करेगा तो वो बिल्कुल स्प्रिंग बूट के नेटिव ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की तरह ही अपने आप सेटअप हो जाएगी। ये तो वाकई में एक पारदर्शी और एक्सटेंसिबल फ्रेमवर्क की निशानी है। ये शुरुआती लोगों को बिना किसी रुकावट के तेजी से काम शुरू करने में मदद करता है और विशेषज्ञों को वो सारी आज़ादी देता है जो उन्हें बड़े डिज़ाइन के लिए चाहिए। यही कारण है कि ये वर्तमान में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। ये कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन के सिद्धांत का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो आइए अब इस विस्तृत चर्चा की मुख्य बातों को समेटते हैं। आज के इस डीप डाइव से ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कोई अदृश्य जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सुविचारित और लॉजिकल इंजीनियरिंग का परिणाम है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। चाहे कोई छोटी सी माइक्रो सर्विस बनानी हो या एक जटिल एंटरप्राइज एप्लीकेशन, डिपेंडेंसीज के आधार पर अपने आप सेटअप होने की ये क्षमता विकास के समय और प्रयास को काफी हद तक कम कर देती है। और मैं यहाँ ये भी जोड़ना चाहूंगा कि ये तकनीकी ज्ञान केवल इंटरव्यू पास करने के लिए नहीं है। हाँ, इसका व्यावहारिक उपयोग बहुत है। बिल्कुल। जब किसी डेवलपर को ये पता होता है कि हुड के नीचे इंजन कैसे काम कर रहा है, spring.factories फाइल कहाँ है या कंडीशनल एनोटेशंस किस क्रम में काम कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन का डिबगिंग प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि तब आप बस अनुमान नहीं लगा रहे होते। सही कहा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जब चीजें फेल होती हैं, और वे होती ही हैं, तब ये ज्ञान उस समस्या की जड़ तक पहुंचने में मदद करता है। ये अंधेरे में तीर चलाने के बजाय एक सटीक निदान करने की क्षमता प्रदान करता है। एकदम सही। जब ये पता होता है कि कोई तकनीक कैसे काम कर रही है, तो वो सिस्टम पर हावी होने के बजाय एक बेहतरीन टूल बन जाती है। बिल्कुल। तो आज के लिए इस तकनीकी चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन हमेशा की तरह एक विचारणीय बात छोड़कर जाते हैं। जरूर। आज हमने देखा कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लास पाथ पर मौजूद डिपेंडेंसीज और कुछ नियमों के आधार पर काम करता है। लेकिन अगर भविष्य की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ओर देखा जाए, तो क्या होगा अगर फ्रेमवर्क्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को एआई के साथ जोड़कर एक कदम और आगे ले जाएं? ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। सोचिए कि एक ऐसा सिस्टम हो जहां क्लास पाथ पर डिपेंडेंसी भी मैन्युअल रूप से न डालनी पड़े। वह सिस्टम खुद ही लिखे जा रहे कोड के पैटर्न को एनालाइज करे, समझ जाए कि एप्लीकेशन को किस तरह के डेटाबेस या सिक्योरिटी की जरूरत है और बैकग्राउंड में बिना बताए सब कुछ डाउनलोड और कॉन्फ़िगर कर दे। ये तो पूरी तरह से गेम बदल देगा। क्या ये कोडिंग की दुनिया की सबसे बड़ी सुविधा होगी जहां डेवलपर्स केवल बिजनेस लॉजिक के बारे में सोचेंगे, या फिर ये उस पूर्ण नियंत्रण और पारदर्शिता का अंत होगा जिसे बचाने के लिए आज के इंजीनियर्स इतने प्रयास करते हैं? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के डीप डाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद और हमेशा की तरह नई तकनीकों को सीखते और समझते रहिए।